नमस्कार। शिक्षक भर्ती परीक्षा हेतु चलाए जा रहे इस विशेष कार्यक्रम दिशा निर्देशन में आपका पुनः स्वागत है। हम इस कड़ी के माध्यम से लगभग भाषा विज्ञान और साहित्य साथ साथ व्याकरण से संबंधित कई विषयों पर गहन चर्चा कर रहे हैं। तो चलिए आज हम इस कड़ी में साहित्यिक विधाएं और उनकी विशेषताओं के अंतर्गत नाटक विषय से संबंधित हम आज चर्चा करेंगे। साहित्य की कई विधाएं हैं। गद्य साहित्य की खासकर अगर हम बात करें तो उसमें कहानी, नाटक, निबंध, आत्मकथाएं, ऐसे कई सारे विधाओं को लेकर यह आगे बढ़ता है। तो उसमें आज नाटक विधा से संबंधित आज हम चर्चा करेंगे। तो यह जो भाग पड़ता है कंटेंट जिसे हम कहते हैं, विभाग तीसरा है एक्चुअली देखा जाए तो, और इकाई दूसरी में हम साहित्यिक विधाएं और उसकी विशेषताएं करके एक जो अलग सा विषय है उससे संबंधित आज हम चर्चा करेंगे, जिसमें खासकर जो नाटक विधा है उसकी ओर आज हम प्रकाश डालेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो मैं एक बात साफ करना चाहता हूँ कि जैसे मान लीजिए कोई एक विषय को हम जनता को पहुँचाना चाहते हैं, तो उसमें लिखित रूप से या फिर हम दृश्य के माध्यम से या फिर श्रव्य के माध्यम से हम लोग बता सकते हैं। लेकिन मान लीजिए केवल अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाने के लिए मान लीजिए हम लेखन का सहारा लेकर लिखित रूप में जो भी हमारे विचार हैं वो विचारों को अगर प्रेषित करना चाहते हैं, तो वे विचार केवल और केवल जो सुशिक्षित लोग हैं उन्हीं लोगों तक पहुंच पाएगा। जो अशिक्षित लोग हैं उनके लिए वो निरुपयोगी होगा। तो इसमें सबसे अहम भूमिका निभाती है वह है नाटक, क्योंकि चाहे वो पढ़ा लिखा आदमी हो या फिर गंवार हो, जिसे हम सुशिक्षित या अशिक्षित भी कह सकते हैं, उन दोनों के लिए यह कारगर सिद्ध होती है। और जैसे कि हम सभी जानते हैं, छोटे बच्चे जब किसी एक दृश्य को देखते हैं तो उसे बहुत ही पूर्ण रूप से, बहुत ही आसानी से उसको याद रख सकते हैं। उसकी तुलना में यदि हम किसी विषय को पढ़ाकर लिखाकर यदि समझाने की कोशिश करते हैं तो देखने की तुलना में यह थोड़ा सा उनको कठिन लगता है। इसलिए जो नाटक विधा है या फिर एकांकी जो है, नुक्कड़ नाटक, इसमें कई सारे प्रकार हैं। ये जो विषय हैं वह है लोगों को बहुत ही आसानी से, सरल तरीके से हम उनको अपनी बातों को या फिर अपनी मनोभावनाओं को उन तक पहुंचा सकते हैं। तो चलिए नाटक का विकास कैसे हुआ और कहाँ से हुआ हम देखते हैं। आधुनिक काल की अन्य विधाओं में गद्य विधाओं के ही समान हिंदी नाटक का भी प्रारंभ पश्चिम के संपर्क का फल माना जाता है। जैसे कि हम कहानी के विकास और उसके उद्भव में देखा था कि लगभग हर साहित्यिक विधा जो है पश्चिम से आयातित मानी जाती है। भले ही इसमें थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो, लेकिन अधिकतर जो है, चाहे वो बांग्ला साहित्य का हो या फिर अंग्रेजी साहित्य का हो या फिर किसी अन्य साहित्य का हो, उन लोगों पर, रचनाकारों पर प्रभाव पड़ा था और उन्हीं से वे ऊर्जा ग्रहण कर हमारी साहित्यिक विधाओं को वे आगे बढ़ाते चले गए। तो अन्य गद्य विधाओं की तरह हिंदी का जो नाटक गद्य विधा है वह भी जो है पश्चिम की कारण ही यहाँ तक पहुँचा है करके यहाँ पर माना जाता है। भारत के कई भागों में अंग्रेजों ने अपने मनोरंजन के लिए नाट्यशालाओं का निर्माण किया, जिनमें शेक्सपियर तथा अन्य अंग्रेजी नाटककारों का अभिनय हुआ करता था। तो जैसे कि हम सब लोग जानते हैं, अंग्रेजी साहित्य में चाहे वो शेक्सपियर हों या फिर कोई अन्य रचनाकार हों, उनके द्वारा लिखे गए जो नाटक थे उन नाटकों का बहुत ही प्रचलन बढ़ा हुआ था। और जब सभी लोग जानते हैं कि मतलब भारत परतंत्र था, अंग्रेज़ों के शासनकाल में दबा हुआ था, तो तब जो है तत्कालीन जो भी वाइसरॉय हुआ करते थे वे लोग जो है मनोरंजन के लिए नाट्यगृहों का या फिर नाट्यशालाओं का निर्माण वे करते थे और समसामयिक विषयों को लेकर जो है वे वहाँ पर नाट्यों का मंचन कराया करते थे। तो उसी से जो शेक्सपियर के जो ड्रामाएँ थी, जो नाटक थे, उन्हीं को देखकर शायद भारतीय रचनाकारों ने भी जो है वहाँ से ऊर्जा ग्रहण की होगी, ऐसा एक माना जाता है। उधर उसी समय सर विलियम जोन्स ने फोर्ट विलियम कॉलेज में संस्कृत के अभिज्ञान शकुंतलम के हिंदी अनुवाद के अभिनय की भी प्रेरणा दी। यह माना जाता है कि मतलब माना कि अंग्रेज क्रूर थे, भारत पर शासन किए थे, लेकिन उन्होंने संस्कृत भाषा, फारसी भाषा, उर्दू भाषा और साथ साथ हिंदी भाषा का भी गहन अध्ययन किया। नई नई बातों को वे सीखने के भी इच्छुक थे।
इसी का यह परिणाम होता है कि सर विलियम जोन्स ने अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद करने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज में जो है उन्होंने प्रस्ताव रखा था। इस बीच अभिज्ञान शाकुंतलम के कई हिंदी अनुवाद हुए, जिनमें राजा लक्ष्मण सिंह का अनुवाद आज भी महत्वपूर्ण माना जाता है। तो परीक्षार्थी यहाँ पर ध्यान दें कि राजा लक्ष्मण सिंह ने जो अनुवाद किया था और वह है संस्कृत का एक नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम। प्रश्न के रूप में आप इसे पूछा जा सकता है कि मतलब ऐसा वो कौन सा नाटक है, संस्कृत का नाटक या फिर अन्य भाषाओं का नाटक, जिसका अनुवाद या तो सर विलियम जोन्स ने करवाने की कोशिश की थी, ऐसा भी पूछा जा सकता है, या फिर फोर्ट विलियम कॉलेज में संस्कृत के अभिज्ञान शाकुंतलम को किसने अनुवाद किया था, यह दूसरा प्रश्न बन सकता है। या फिर इसी को थोड़ा सा मैनिपुलेट करके जो है राजा लक्ष्मण सिंह ने किस नाटक का या फिर किस भाषा के नाटक का हिंदी में अनुवाद किया था। ऐसे 3 प्रश्न यहाँ पर बन सकते हैं, जिसमें हम लोग या तो राजा लक्ष्मण सिंह के बताए गए उसका हम ले सकते हैं, या फिर अभिज्ञान शाकुंतलम के बारे में भी जानकारी ले सकते हैं, या सर विलियम जोन्स ने जो विशेष बातें कही थी हिंदी विषय को लेकर, उसकी भी हम लोग यहाँ पर चर्चा कर सकते हैं। इसलिए इन तीनों को लेकर जो है हम इसको ध्यान रखना है कि मतलब किस नाटक को या फिर किस संस्कृत के नाटक को राजा लक्ष्मण सिंह ने अनुवाद किया था हिंदी में। तो क्योंकि ये बहुत ही प्रसिद्ध ऐसा नाटक था जिसका आज भी उतना ही महत्व है जितना तत्कालीन समाज में या फिर तत्कालीन समय में हुआ करता था। इसलिए हिंदी नाटक के विकास में सर विलियम जोन्स, फोर्ट विलियम कॉलेज, साथ साथ अभिज्ञान शाकुंतलम और राजा लक्ष्मण सिंह, इन चारों का भी जो है एक विशेष योगदान माना जाता है। इसलिए इन चारों को लेकर यदि कोई प्रश्न बन सकता है या फिर बनाया जा सकता है, तो हम उस तरीके से भी उस दिशा में सोचकर जो है इसकी अध्ययन की प्रणाली बनानी चाहिए। उसके पश्चात आते हैं सन 1859 में भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता बाबू गोपाल चंद्र ने नहुष नाटक लिखा। देखिए यहाँ पर फिर से एक प्रश्न बन सकता है, सन 1859 में नहुष नाटक किनके द्वारा लिखा गया है करके भी यहाँ पर पूछा जा सकता है, या फिर भारतेंदु के पिता बाबू गोपाल चंद्र ने किस नाटक की रचना की थी, या फिर नहुष नाटक किस वर्ष लिखा गया था। ऐसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पर बने जा सकते हैं। इसलिए जो भी विधा हो, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की अगर हम बात करें तो वहाँ पर ऐसे ही प्रश्नों को लेकर जो है थोड़ा सा मैनिपुलेट करके दिया जा रहा है। इसलिए उसे ध्यान में रखते हुए केवल हम कितना पढ़े हैं या फिर कैसे पढ़े हैं, इन दोनों को अगर हम कोलैबोरेशन करके अगर देखें तो बहुत ही अच्छा होगा। इसलिए यहाँ पर जो बातें बताई जा रही है उसको थोड़ा सा आप अपनी तरह से प्रश्न के माध्यम से कैसे पूछा जा सकता है, इसे यदि हम उत्तर को प्रश्न और प्रश्न को उत्तर के रूप में यदि हम बदल कर पढ़ने की कोशिश करते हैं तो वो अनायास रूप से याद भी रहेंगे, और प्रश्नों का स्वरूप कैसे आ सकता है उस पर भी हम आराम से विचार कर सकते हैं। इसलिए सन 1859 में भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता बाबू गोपाल चंद्र ने नहुष नाटक लिखा, और हिंदी साहित्य में इसी को यानी नहुष को ही सबसे पहला नाटक माना जाता है। भले ही इसमें विवाद हो या फिर कंट्रोवर्सी हो, लेकिन फिर भी जो है किसी दूसरे नाटक के मतलब किसी दूसरे रचना में नाटकीय तत्वों का अभाव होने के कारण नहुष को जो है पहला नाटक माना जाता है। आगे इसकी चर्चा होगी। तो उस नाटक को रंगमंच पर प्रस्तुत किया गया, केवल लिखा नहीं बल्कि उसका मंचन भी किया गया। इधर पारसी नाटक कंपनियां नृत्य संगीत प्रधान नाटकों को बड़े धूमधाम से प्रस्तुत कर रहे थे, जिससे सुरुचि तथा साहित्यिक गुणों की खोजी हिंदी साहित्यकार क्षुब्ध थे। तो ऐसे जो है अलग अलग भाषाओं के साहित्यों ने जो है नाटकों के विधाओं को लेकर मंचन करते हुए जो है अपना एक विशेष अभियान चलाए रखा था, जिससे जो अन्वेषी गुण माने जाते हैं हिंदी साहित्यकारों में, तो वे लोग जो है थोड़े से क्षुब्ध नज़र आ रहे थे, क्योंकि भारतीय भाषा जो है हिंदी होने के नाते उसमें अधिक से अधिक जनता को यह बताया जा सकता है, जबकि ऐसा न होकर जो है पारसी नाटक कंपनियां जो है इसको आगे बढ़ा रही है। शायद इसीलिए वे क्षुब्ध थे। इस सबसे प्रेरित होकर
भारतेंदु बाबू ने जनता की रुचि का परिष्कार करने के लिए स्वयं अनेक नाटक लिखे और अनेक लेखकों को नाट्य साहित्य की रचना के लिए भी प्रोत्साहन किया। तो पारसी कंपनियों के कारण, तो यहाँ पर जो पारसी नाटक कंपनियाँ थी उनके द्वारा बड़े ही मतलब धूमधाम से प्रस्तुत करने के कारण जो है हिंदी साहित्य जगत जितना भी मतलब तब विकसित हुआ होगा, उन सभी ने जो है अपने आप को थोड़ा सा क्षुब्ध महसूस किया, अपने आप को थोड़ा सा निचला साबित करने की ऐसा उनके मन में कुछ भावनाएं उत्पन्न हुई होगी, क्षुब्ध थे इसका मतलब। इसलिए इन सब से मतलब इसका परिष्कार करने के लिए बाबू हरिश्चंद्र ने जो है हिंदी में कई सारे नाटक लिखे और लोगों को नाटक लेखन या फिर नाटक विधा की ओर बढ़ाने के लिए, नाटक लेखन लिखने के लिए फिर कई विषयों पर, क्योंकि हम सभी जानते हैं तत्कालीन समाज में बहुत सारी समस्याएं थी, क्योंकि समाज जो है तब अशिक्षित तो था ही था, साथ साथ परतंत्र भी था और उसमें अंधश्रद्धाएं बहुत सारी बनी हुई थी। उन अंधश्रद्धाओं के कारण जो है लोगों में जो चेतना है वो चेतना हम उतनी त्वरित गति से नहीं ला रहे थे जितने की त्वरित गति से उनमें आना चाहिए था। यही कारण था कि लोगों में अधिक से अधिक जागृति लाने के लिए नाटकों का मंचन किया जाने लगा, ताकि लोग जो है उससे चेतना ग्रहण कर उससे कुछ अपने समाज को या फिर अपने परिवार को या फिर स्वयं में बदलाव ला सकें। इसीलिए बाबू हरिश्चंद्र ने जो है कई समस्याओं पर, कई विधाओं पर जो है, कई आसपास के लोगों की विशेषताओं पर जो है अनेक रचनाएं लिखी, न बल्कि लिखी बल्कि उनका मंचन करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया था। हिंदी में नाटक लिखने की परंपरा का जो सूत्रपात है, यह तो उसकी पृष्ठभूमि थी। मतलब हिंदी में जो साहित्यिक विधा के रूप में, मतलब परफेक्ट रूप में जो है हिंदी का जो नाटक लिखने की जो परंपरा है वह बाबू हरिश्चंद्र से ही माना जाना चाहिए, क्योंकि भले ही नहुष नाटक जो है उनके पिताश्री ने लिखा होगा, लेकिन जो तात्विक रूप से हर कहानी हो या उपन्यास हो या नाटक हो, उनके कुछ तत्व होते हैं, उन तत्वों को लेकर जो सही रूप में लिखा गया था वह बाबू हरिश्चंद्र के रूप से या फिर बाबू हरिश्चंद्र के माध्यम से ही लिखा गया था। इसलिए उनके नाटक लिखने की जो परंपरा थी उस परंपरा के सूत्रपात करता जो है बाबू हरिश्चंद्र को ही माना जाता है, माना जाना चाहिए। ऐसा क्यों माना जाना चाहिए, ये सवाल हमारे मन में तुरंत उठता है। ऐसा इसलिए माना जाता है कि इनसे पूर्व नाटक नाम से जो रचनाएं हिंदी में उपलब्ध होती हैं उनमें नाट्य कला के तत्वों का अभाव है। माना कि उन्हीं को, मतलब बाबू हरिश्चंद्र को ही क्यों हम हिंदी साहित्य के विधाओं में, नाटक विधा की जो परंपरा है उसको आगे लाने में या फिर उसका इन्वेंशन करने में बाबू हरिश्चंद्र का क्या योगदान है, ऐसा क्यों माना जाना चाहिए? क्योंकि भले ही उनसे पहले कई सारे रचनाएं लिखी गई हों, उन रचनाओं में या फिर उन नाटकों में जो है नाट्य कला के जो तत्व हैं वो नाट्य कला के तत्व जो है न के बराबर थे। केवल एक कहानी के माध्यम से या फिर कोई एक विषय हो, उस विषय को आगे बढ़ाने के लिए वे मात्र लिखे गए ऐसे कुछ रचनाएं थी। इसलिए उसमें नाटकीय तत्वों का अभाव होने के कारण भारतेंदु हरिश्चंद्र से पहले या उनके पूर्व काल में जितने भी नाटक मानकर लिखे गए विधाएं हैं उनमें इन तत्वों की कमी होने के कारण जो है उसे हम नाटक विधा में शामिल नहीं कर सकते। इसलिए केवल और केवल हरिश्चंद्र को ही जो है नाटक के सूत्रपात के कर्ता धर्ता माना जाता है। तो इसके पश्चात जो है नाटक के विकास में हम देखते हैं कि सबसे पहले किन नाटककारों ने जो है नाटक लिखने की कोशिश की थी, इस विधा को आगे बढ़ाने की कोशिश तो लगभग हर लोगों ने की थी। तो उनमें देखिए प्राणचंद चौहान ये नाटककार हैं। इनका नाटक था रामायण महानाटक जो 1610 में लिखा गया था, यानी 1610 में। आपको ऐसे भी दिया जा सकता है कि ये पूरे वर्ष एक तरफ दें, वर्ष, और दूसरे कॉलम में या फिर दूसरे बाजू में जो है आपको नाटक दें। जैसे मान लीजिए 1610, 1840, 1857, उसके पश्चात 1863, ऐसे ये कालक्रम देकर जो है आपको नाटक देंगे। जैसे
कहीं पर हनुमान नाटक, नहुष, या प्रद्युम्न विजय, यहाँ पर स्पेस कम होने के कारण मैं थोड़ा सा कम लिख रहा हूँ। उसके बाद है जानकी मंगल। तो ऐसे एक तरफ जो है आपको वर्ष देंगे और दूसरी तरफ जो है नाटक देंगे, तो आपको जो है इसको मिलान कराना है। इसलिए इस दिशा से भी क्योंकि जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की ओर से जो प्रश्न पत्र बनाए जाते हैं, लगभग उसका स्वरूप अभी जो है वही हो रहा है। इसलिए नहुष आपका यह इस प्रकार का आंसर होगा। उसके बाद हनुमान नाटक जो है आपका 1610 में होगा। 1840 में जो लिखा गया था हनुमान नाटक, थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ी हुई है, ठीक है। जानकी मंगल 1866 में ये नहीं है। प्रद्युम्न विजय ये 63 में लिखा गया नाटक है। इस प्रकार से भले ही आपको मिलान करने की बात न की हो, लेकिन उसके जो ऑप्शंस है, हो सकता है इसको A, B, C या D करके दें, या और दूसरी तरफ से जो है कुछ और देकर समझाने की कोशिश करें। तो मेरा समझाने का तात्पर्य इतना ही है कि आप केवल ईस्वी सनों को या फिर रचनाकारों को या फिर उनकी रचनाओं को याद न करते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए उसे किस प्रकार से मैनिपुलेट करके पूछा जा सकता है, इस पर यदि आप ध्यान कंसंट्रेट करें, ध्यान रखें, तो परीक्षाओं में जो है आपको ज़्यादा दिक्कत उठानी नहीं पड़ेगी। इसलिए जो हिंदी के नाटक का जो विकास क्रम है उसको ध्यान रखते समय जो है प्राणचंद चौहान रामायण महानाटक 1610, कवि उदय हनुमान नाटक 1840, गोपाल चंद गिरधरदास नहुष 1857, गणेश कवि प्रद्युम्न विजय 1863, और अंतिम है शीतल प्रसाद त्रिपाठी जानकी मंगल, इसकी रचना काल है 1868 में। तो इस प्रकार से जो है हम कई विधाओं को देखकर हम उसमें बदल सकते हैं। तो इसमें जो है भारतीय साहित्य में जो नाटक विधा है उसको हम कई अलग अलग विधाओं में जो है बांटकर विभाजित करके जो है पढ़ते हैं। तो इसमें जो पहला विभाग आता है या पहला काल जो आता है भारतेंदु युगीन हिंदी नाटक, क्योंकि हमने पहले ही कहा था नाटक की जो सूत्रपात है, नाटक लिखने का जो सूत्रपात हुआ था वह भारतेंदु युग से ही हुआ था, माफ़ कीजिए भारतेंदु से ही किया गया था। इसलिए भारतेंदु युग करके उसको एक अलग सा काल जो है बनाया गया। तो इसी चलते जो है भारतेंदु युगीन हिंदी नाटक, इसकी समय सीमा आती है 1857 से 1900 ईस्वी तक। तो इस ड्यूरेशन में जितने भी मतलब नाटक लिखे गए लगभग उन सभी नाटकों को भारतेंदु युगीन हिंदी नाटक करके नाम के हम अभिहित करते हैं। तो इसमें यह जो काल था उसमें मौलिक और अनुदित नाटक इस काल में रचे गए, यानी भारतेंदु युगीन काल में जिसका कार्यकाल 1857 से लेकर 1900 ईस्वी तक पड़ता है, उसमें मौलिक और अनुदित नाटक इस काल में रचे गए। बंगला, संस्कृत और अंग्रेजी भाषा के नाटकों का खासकर इसमें अनुवाद किया गया। मौलिक नाटक यानी जिसमें किसी न किसी एक मौलिकता की उसमें मौजूदगी हो, या फिर किसी न किसी मूल्य की बात उसमें कही गई हो, लोगों को जागृत करने के लिए, चेतना लाने के लिए इसमें कुछ बात कही गई हो, ऐसे मौलिक नाटक। और साथ साथ जो दूसरे लैंग्वेजेस में या फिर दूसरी भाषाओं में लिखे गए या फिर दूसरे देश में लिखे गए जो नाटक हैं जो काफ़ी प्रसिद्ध हुए हैं, उन नाटकों का भी जो है अनुवाद जो है हम इस काल में किया गया था। इसलिए बांग्ला, संस्कृत और अंग्रेजी भाषा के नाटकों का इसमें अनुवाद किया गया था, क्योंकि मौलिक और अनुदित नाटक जो है इस काल में लिखे गए थे भारतेंदु युगीन नाटक में। तो इसमें किन किन लोगों ने जो है नाटकों का वर्गीकरण किया था, या फिर किन लोगों ने जो है अधिक से अधिक जो है किस भाषा के नाटक लिखे थे या फिर अनुदित किए थे, उसका यहाँ पर छोटा सा एक ये दिया जा रहा है। विद्या सुंदर जो है इन्होंने संस्कृत के नाटकों का अनुवाद किया है और उन्होंने स्वयं भी लिखा है। रत्नावली संस्कृत इसमें
कर्पूर मंजरी संस्कृत का यह नाटक है। मुद्रा राक्षस संस्कृत का ही यह एक नाटक है। तो यहाँ पर जो ये अलग सा एक बिंदु आ रहा है वो कंट्रोल यस दबाते समय आया हुआ, उसमें आप कन्फ्यूज़न नहीं हो, ठीक। तो ये सभी जो नाटक हैं वो अलग अलग भाषाओं में लिखे गए थे, इसका हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। विद्या सुंदर संस्कृत का नाटक है, रत्नावली भी संस्कृत का, ये पूरे जो है संस्कृत के नाटक माने जाते हैं। उसके पश्चात भारतेंदु ने जो मौलिक नाटक लिखे हैं, बहुत ही समस्यात्मक, समस्याओं को उजागर करते हुए नाटक लिखे, और यह कंट्रोवर्शियल आता है कि मतलब वे अंग्रेज़ शासक के बहुत करीबी थे, इसलिए उन्होंने भारत को स्वतंत्रता दिलाने में उनका कुछ महत्वपूर्ण योगदान नहीं था करके भी कुछ लोग मानते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। वो आलोचना का विषय हो जाएगा। केवल हम परीक्षा तक ही अगर हम सीमित रहें तो उन्होंने वैदिकी हिंसा, हिंसानुभूति करके बहुत ही प्रसिद्ध, अतीव प्रसिद्ध यह जो है उनका नाटक है, जो 1873 में लिखा गया था। वैदिकी हिंसा, हिंसानुभूति, बहुत ही प्रसिद्ध। ऐसे जो प्रश्न है, ऐसे जो नाटक हैं, ऐसी जो रचनाएं हैं, उनका हमेशा परीक्षाओं में किसी न किसी रूप में पूछा जा सकता है। या फिर वैदिकी हिंसा, हिंसानुभूति के रचनाकार कौन है, या फिर वैदिकी हिंसा, हिंसानुभूति यह नाटक किस वर्ष लिखा गया था, या बाबू हरिश्चंद्र ने, या फिर बाबू हरिश्चंद्र का सर्वप्रसिद्ध नाटक रचना या नाटक विधा कौन सी है, यह ऐसे पूछा। एक और बात मैं आपको विशेष रूप से बताना चाह रहा हूँ कि पिछली कक्षा में हम अभी बहुत सा शेड्यूल हम बना रहे हैं, क्योंकि एक केवल और केवल जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स थे उन क्वेश्चन पेपर्स को ही लेकर हम एक क्लास रखने की विचार कर रहे हैं। तो उसमें हमने जो अध्ययन किया उसमें प्रश्न ऐसे पूछ रहे हैं कि मतलब वैदिकी हिंसा, हिंसानुभूति इसकी विधा क्या है, ऐसे भी पूछा जा रहा है। मतलब एक ही प्रश्न से, केवल एक ही वाक्य में कितने सारे प्रश्न बने। आप उस रचना के रचनाकार को पूछकर प्रश्न बना सकते हैं, या फिर उस रचना का कार्यकाल कब है यह पूछा जा सकता है, या फिर उस रचना की विधा क्या है ऐसे भी पूछा जा सकता है। ये इतने सारे मतलब कई सारे एंगल्स में जो है, मल्टी एंगल में जो है हम उस प्रश्न को समझना है। इसलिए वैदिकी हिंसा, हिंसानुभूति बाबू हरिश्चंद्र द्वारा लिखा गया मौलिक नाटक है, नाटक विधा है। 1873 में इसको लिखा गया था। उसके पश्चात सत्य हरिश्चंद्र, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण उनकी नाटक विधा माना जाता है, जिसका रचना काल जो है 1875 में माना जाता है। उसके पश्चात श्री चंद्रावली नाम से भी इन्होंने एक नाटक की रचना की थी, जो 1876 में लिखा गया था। तो ये सारे जो है उनके मौलिक नाटक हैं, जो तत्कालीन समाज पर बहुत ही गहरा प्रभाव डाला था उन्होंने। क्योंकि पहले भी चर्चा की गई थी कि भारत परतंत्र होने के नाते वहाँ पर लोगों को जो अपनी इच्छा के अनुसार बात कहने की या फिर किसी बात को लिखकर लोगों तक पहुँचाने की, इसका बहुत ही मतलब विरोध किया जाता था। तो ऐसे विरोध के समय में भी उन्होंने लोगों में किस प्रकार से रचनात्मक चेतना लाई, यह जो है इन बहुत सारे निबंधों के माध्यम से, नाटकों के माध्यम से इन्होंने जो है अपना योगदान दिया था। इसलिए वैदिकी हिंसा, हिंसानुभूति, सत्य हरिश्चंद्र, इस पर फिल्म भी बनी है सत्य हरिश्चंद्र पर। तो ऐसे कई ऐसे उदाहरण हम लोग दे सकते हैं। उसके पश्चात भारत दुर्दशा, यह तो इतने सारे मंचन हुए हैं इस नाटक के, जो 1880 में इसका लेखन पूर्ण हुआ था और इसको मंचन भी किया गया था। आज भी जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है पुणे में, उसमें कई सारे मंचन यहाँ पर इसके होते हैं। साथ साथ बहुत सारे विश्वविद्यालयों में इसके मंचन आज भी किए जाते हैं। अंधेर नगरी एक भारतीय शासन व्यवस्था किस प्रकार से अपनी मार्ग को, यानी अपने ट्रैक से उतरकर बाहर जा रहा है, इसे पॉइंट आउट करते हुए उन्होंने जो नाटक लिखा वह है अंधेर नगरी, जो कि अतीव महत्वपूर्ण है। जैसे वैदिकी हिंसा, हिंसानुभूति में हमने पढ़ा था, क्योंकि इसमें राजा जो है अपने प्रजा के सुख दुख का कोई कारण नहीं सुनता है,
सुख दुख की ओर कोई किसी प्रकार का भी वो ध्यान नहीं दे रहा था। इसलिए इसे अंधेर नगरी करके इसके कई सारे मंचन हुए हैं। इसके चित्रों के माध्यम से भी फिल्मी की दुनिया में भी जो इसका बहुत ही प्रचलन बढ़ गया था। उसके पश्चात भारत जननी करके उन्होंने 1877 में एक नाटक लिखा था। उसके पश्चात ये सब जो है ये सभी सुधारवादी और राष्ट्रीय नाटक थे। देखिए, हमने पहले भी कहा था कि मतलब चाहे वो वैदिक हिंसा हिंसा न भवती, सत्य हरिश्चंद्र हो या श्री चंद्रावली हो, भारत दुर्दशा हो, अंधेर नगरी, भारत जननी, ये जितने भी नाटक उनके द्वारा लिखे गए थे वे मौलिक तो थे ही, साथ साथ सुधारवादी और राष्ट्रीय नाटक थे। उनमें राष्ट्रीय भावना जो है कूट कूट भरा हुआ था। और सुधारवादी नाटक, क्योंकि ये केवल लोगों का मनोरंजन, क्योंकि हमने पहले ही इसका विकास कैसा हुआ था, अंग्रेज शासक जो थे वे केवल मनोरंजन के लिए शेक्सपियर के जो अंग्रेजी में लिखे हुए नाटक थे उनको मनोरंजन एंटरटेनमेंट के लिए वो देखा करते थे। तो उससे ऊर्जा ग्रहण करके भारतीय समाज में जो लोग पंगु बनकर रह गए हैं उनमें चेतना कैसे ला सकते हैं। देखिए, बहुत ही छोटी सी बात को उन्होंने कितना पॉजिटिव लेकर इधर किया है। एक एंटरटेनमेंट को लेकर, एक केवल मनोरंजन के लिए जो साधन उन्होंने उपलब्ध कराए थे उसका बहुत बड़ा एडवांटेज लेकर जो है उन्होंने लोगों को सुधारने के लिए, लोगों में चेतना लाने के लिए उन्होंने किया था। तो इसलिए ये सब जो है सुधारवादी नाटक माने जाते हैं उनके। तो इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। तो इस युग में बाबू हरिश्चंद्र युगिन जो 1857 से 1900 ईस्वी तक जो चला, उस काल के अन्य नाटककार थे लाला श्रीनिवास दास, राधा कृष्ण दास, बालकृष्ण भट्ट, राधाचरण गोस्वामी, गोपाल राम गहमरी, किशोरीलाल गोस्वामी, प्रताप नारायण मिश्र एवं जीपी श्रीवास्तव। तो केवल हम लोगों ने अब तक जो है उन्हीं मतलब रचनाकारों को देखा है जिन्होंने अधिक से अधिक उस युग में उस विधा को लेकर आगे बढ़े थे, जो बाबू हरिश्चंद्र थे। तो उनके अलावा कई ऐसे नाटककार हैं जिन्होंने अपने नाटकों के माध्यम से, उनके मंचनों के माध्यम से लोगों में अपनी बात जो है पहुंचाई, या फिर उसमें जो चेतनाएं जागृत करना चाहते थे उनके द्वारा वे जो है चेतना जागृत उनमें करने लगे। तो वे है लाला श्रीनिवास दास, राधा कृष्ण दास। बालकृष्ण भट्ट का जो है हम निबंध में उनको देख चुके हैं, या उनकी जो आलोचनाएं हैं वो उसमें हम लोग देख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे विधाएं हैं इसमें। लगभग 7 से 8 विधाएं जो है हमारे पाठ्यक्रम में दिया गया है। उसके पश्चात गोपाल राम गहमरी भी जो है हिंदी नाटक के लेखन में उनका बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। इसलिए इनके अलग अलग नाटक लिखे गए हैं, उनका कालक्रम और उनके रचनाओं के नाम हमें बहुत ही मतलब ध्यानपूर्वक पढ़ना है, ये परीक्षार्थी ध्यान रखें। उसके पश्चात हम आगे बढ़ते हैं। तो ये जो नाटककार थे इनके द्वारा कई ऐतिहासिक, पौराणिक, काल्पनिक नाटकों को लिखा गया। केवल एक ही प्रकार के इन्होंने नाटक नहीं लिखे, ऐतिहासिक नाटक लिखे, जैसे प्रसाद युग जब हम आगे बात करेंगे तो आएगा। तो ऐतिहासिक भारत की संस्कृति, उसकी जो प्रतिष्ठा है उसको लोगों तक पहुंचाने में, या फिर उसको अन्य देशों के लोगों तक पहुंचाने में किस प्रकार से योगदान दिया, इसे नाटक के रूप से लिखा गया। पौराणिक जो धार्मिक ग्रंथों को आधार बनाकर उन्होंने किस प्रकार से पौराणिक नाटक लिखे। साथ साथ काल्पनिक नाटक भी इसमें बहुत सारे, मतलब किसी एक विषय की कल्पना करते हुए उसमें थोड़ा सा, जैसे उदय प्रकाश है। मैं अन्य विधाओं में कि इसलिए जा रहा हूँ कि जो बातें करते समय जो हमें याद आती हैं, क्यों ना हम उन विधाओं को लेकर बात करें, क्योंकि जो मतलब जो भूतकालीन जो समय था, मतलब जो बीता हुआ कल था, उसे आने वाले कल से हम लोग लिंकअप करना है। जैसे 1957 को और आज के दौर को हम कैसे लिंकअप करते हैं, कैसे जोड़ें, ये बताने में मैं थोड़ा सा अधिक रुचि लेता हूँ, क्योंकि प्राचीन बात को हम किस तरह से आज लागू कर सकते हैं, क्या वे आज भी लागू हैं। मान लीजिए कबीर हैं, भले ही थोड़ा सा विषयांतर लगे लोगों को, परीक्षार्थियों को, लेकिन मेरा जो कहने का तात्पर्य है वो कैसे हम उसको प्रस्तुत दौर में लाएं,
यह बताने के लिए मैं जो है ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। जैसे काल्पनिक नाटक हों या फिर काल्पनिक उपन्यास हों जो लिखे गए थे, तो उनका भी यहाँ पर जो है बहुत ही विशेष योगदान रहा है, क्योंकि ये नाटककार जो है ऐतिहासिक के साथ साथ पौराणिक, काल्पनिक और लोगों में चेतना जागृत करने लायक जो है एक से एक नाटक लिखकर जो है लोगों को चेतनावान बनाने का उन्होंने अथक प्रयास किया था। उसके पश्चात हम आते हैं दूसरे युग में, जो प्रसाद युग नाम से जाना जाता है, और इसकी समय सीमा है 1900 ईस्वी से 1950 ईस्वी तक। पहला जो भारतेंदु युग था वह 1857 से 1900 ईस्वी तक। जो दूसरा युग है प्रसाद युग, वह आता है 1900 ईस्वी से 1950 ईस्वी तक। तो इस कार्यकाल के दौरान में, इस काल के अंतर्गत जिन लोगों ने भी जो है नाटक लिखे वे प्रसाद युगीन नाटक कहलाते हैं, क्योंकि प्रसाद भी जो है एक महत्वपूर्ण नाटककार के रूप में, महत्वपूर्ण कहानीकार के रूप में ऐसे वो उभर कर आते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रसाद द्वारा कई नाटक रचे गए थे, वे हैं विशाख, उसके पश्चात अजातशत्रु, काफ़ी महत्वपूर्ण इनका नाटक माना जाता है। उसके पश्चात कामना, जिनका रचना काल जो है 1924 में इसको लिखा गया था। तो विशाख 1921 में लिखा हुआ इनका नाटक है। अजातशत्रु 1922 में लिखा गया इनके द्वारा नाटक है, और 1924 में जो लिखा गया था वह है कामना। तो ये सारे जो है प्रसाद के द्वारा लिखे गए कुछ महत्वपूर्ण नाटक थे। उसके पश्चात अगर हम आगे बढ़ें तो जनमेजय का नाग यज्ञ, यह जो पुराने पाठ्यांश थे, यानी जो ओल्ड करिकुलम था हिंदी भाषा का, उसमें जनमेजय का नाग यज्ञ करके जो नाटक था उसका एकांकी के रूप में पहले दिया जाता था। अभी जो दूसरी पद्धति आई हैं, दूसरे जो सिलेबस बन गए हैं, उसमें जो है ये थोड़ा सा नहीं दिया गया था। तो लेकिन ये जो है बहुत ही ऐतिहासिक नाटक माना जाता है। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी। अब यहाँ पर एक बात आती है कि मतलब हर एक हम नाटक को महत्वपूर्ण मान रहे हैं, क्योंकि ऐसा मतलब एक भी मतलब नाटक नहीं है कि मतलब जिसमें वे किसी एक नई चीज़ को समाज में रखी हों या फिर किसी एक नई बात को समाज के सामने रखे हों। इसलिए सब के सब जो है हम लोग महत्वपूर्ण मानते हैं। किसी एक को भी जो है किसी भी दृष्टि से हम उसको कम नहीं आंकते। इसलिए जनमेजय का नाग यज्ञ 1926 में इसकी रचना की गई थी। स्कंदगुप्त की रचना जो है 1928 में की गई थी, और 1931 में जो इन्होंने नाटक लिखी थी वह है स्कंदगुप्त। यह एक ऐतिहासिक नाटक था। साथ साथ भारत को किस प्रकार से हम आज़ाद दिला सकते हैं उसको बताने वाली एक महत्वपूर्ण कड़ी मानी जाती है। उसके पश्चात ध्रुव स्वामिनी जो है 1933 में लिखी गई इनकी नाटक विधा में से विशेष रचना थी। इसलिए प्रसाद के द्वारा जो लिखे गए नाटक है वे अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन्होंने सबसे ज़्यादा जो है ऐतिहासिक नाटक अगर किसी ने लिखा हो तो वे है प्रसाद। ऐतिहासिक नाटक जो है इन्होंने सबसे अधिक लिखे हैं प्रसाद ने। जयशंकर प्रसाद, क्योंकि ये नाम भी बताना ज़रूरी, क्योंकि हम जो उनके शॉर्ट नाम को हम अक्सर याद रखते हैं, तो इन्होंने जो है सबसे ज़्यादा ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं। इसलिए जब कहानियों में बात आती है तो मैं फिर से विषयांतर की ओर जा रहा हूँ, अन्यथा न ले, क्योंकि दोनों को थोड़ा सा एक साथ अगर हम पढ़ें, कंपैरेटिवली अगर हम पढ़ते हैं तो बातें हमें साफ होती हैं, साथ साथ उसमें जो छिपी हुआ मर्म है उस मर्म को हम लोग पहचान सकते हैं। क्योंकि कहानी विधा में जब हम देखें, प्रसाद युग भी था, प्रेमचंद युग भी था। प्रसाद ने भी कहानियाँ लिखी, प्रेमचंद ने भी कहानियाँ लिखी, लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण कहानीकार हम कहते हैं या फिर मानते हैं वे है प्रेमचंद, न कि प्रसाद। ऐसा नहीं कि मतलब उनको बिल्कुल मैं खारिज कर रहा हूँ, लेकिन तत्कालीन समाज में व्याप्त जो समस्याएं हैं, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, लोगों की इच्छाएं क्या है, लोग क्या चाहते हैं, इस नब्ज को पहचान कर जो नाटक लिखे गए हैं वे प्रेमचंद में निहित था। इसलिए प्रसाद की तुलना में
प्रेमचंद जो है अधिक उभर कर सामने आते हैं। और जैसे कि हमने कहा, प्रसाद जो है ज़्यादा से ज़्यादा ऐतिहासिक नाटक लिखते हैं। ऐतिहासिक नाटक लिखने के कारण लोगों में ऐतिहासिकता को लेकर, कल्पनाओं को लेकर जो है कुछ दिन तक या फिर कुछ समय तक उनमें औत्साहिकता या फिर कुतूहलता निर्माण हो सकता है। लेकिन हर समय कल्पना के जगत में विचरण करना मनुष्य के लिए हानिकारक होता है, यह वह भी जानता है। इसलिए ये जितने भी जन्मेजय का ये नाग यज्ञ हों, स्कंदगुप्त हों, चंद्रगुप्त हों या ध्रुव सामिनी हों, ये पूरे जो है नाटक ऐतिहासिक नाटक माने जाते हैं। इसलिए प्रसाद जो है, चाहे वो कविताएं लिखें, माफ़ कीजिए, कहानी लिखें या नाटक लिखें, वे जो है सबसे ज़्यादा ऐतिहासिक बनकर उभर आते हैं। उसके पश्चात इस काल के मतलब प्रसाद युग में यदि हम देखें तो उसमें प्रसिद्ध नाटककार हैं हरिकृष्ण प्रेमी, लक्ष्मी नारायण मिश्र, सेठ गोविंद दास, गोविंद वल्लभ पंत, उपेंद्रनाथ अश्क, वृंदावन लाल वर्मा, किशोरीदास वाजपेयी, वियोगी हरि, चतुर सेन शास्त्री, पांडेय बेचैन शर्मा उग्र। उग्र उनका उपनाम था। तो प्रमुख नाटककार के रूप में जो है इस युग में यानी प्रसाद युग में जो है हरिकृष्ण प्रेमी, साथ साथ गोविंद वल्लभ पंत, सेठ गोविंद दास, इन सारे लोगों ने जो है कई सारे प्रकार के ऐतिहासिक नाटकों के साथ साथ लोगों में जागृति लाने के ऐसे नाटक उन्होंने लिखे थे। लेकिन उसमें जो मैंने रेखांकित किए हैं, उपेंद्रनाथ अश्क, पांडे बेचैन शर्मा उग्र, भले ही इन लोगों का साहित्यिक योगदान, मैं खासकर उग्र जी के बारे में कह रहा हूँ, मैं नहीं बल्कि आलोचनाओं में ऐसा कहा गया है कि भले ही कम रचनाएं लिखी हों लेकिन कालजयी रचनाएं इन्होंने लिखी हैं, क्योंकि उनकी आज भी हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। जैसे कबीर, तुलसी, मीराबाई, इन सब की चर्चा हम करते हैं। भले ही वे 400-500 साल पहले होकर चले गए हों, लेकिन उनके द्वारा कही गई जो बातें हैं समाज को आज भी समकालीन लगती है। उनके द्वारा कहे गए दोहे आज भी हमें उतने ही महत्वपूर्ण लगते हैं जितने कि उनके समय में लगे होंगे। तो यही कारण है कि मतलब कालजयी कृतियाँ, कालजयी रचनाकार जो है वो बन जाते हैं। इसलिए इनमें जो है उपेंद्रनाथ अश्क, पांडे बेचैन शर्मा उग्र, गोविंद वल्लभ पंत, वृंदावन लाल वर्मा, लक्ष्मी नारायण मिश्र, हरिशंकर प्रेमी, ऐसे कई सारे महत्वपूर्ण नाटककार इस युग में हुए हैं, प्रसाद युग में। तो ये जो युग था, हम अभी दूसरे युग में हैं। कौन से युग में? प्रसाद युग में। प्रसाद युग में हम बात कर रहे हैं। तो पहला जो युग था भारतेंदु का, भारतेंदु युग जो है, मान लीजिए वो पहला दौर था, उसकी शुरुआत थी। लेकिन यह जो प्रसाद युग जो था, वो प्रसाद युग जो है नाटक को प्रौढ़त्व की ओर ले जाने वाला युग था। यानी अब उसमें वो तत्व बिल्कुल पूर्ण रूप से बसे हुए थे, रचे हुए थे, जो लोगों को पूर्ण रूप से अपनी भावनाओं को जागृत कराने में या फिर उनमें चेतना जागृत कराने में जो है प्रमुख माने जाते थे। इसलिए प्रसाद युग जो है नाटक का प्रौढ़ युग माना जाता है। वो पूर्ण रूप से फलित हुआ था यहाँ पर, और इसमें अनायास रूप से हम जान सकते हैं कि मतलब प्रसाद इस युग के श्रेष्ठ नाटककार थे। इसीलिए उन्हीं के नाम से जो है प्रसाद युग करके नाम लिखा गया था। तो यह जो है महत्वपूर्ण बात मानी जाती है कि हम किस प्रकार से जो है इसमें बातें देख सकते हैं। तो बाबू हरिश्चंद्र युग या फिर हरिश्चंद्र युगीन नाटक या प्रसाद युगीन नाटक, इस तरीके से हम इसमें देख सकते हैं। जैसे भारतेंदु युग में भारतेंदु जी प्रमुख या श्रेष्ठ नाटककार थे, उसी प्रकार प्रसाद युग में जयशंकर प्रसाद जो है श्रेष्ठ नाटककार माने जाते हैं। इसलिए इसको याद रखने में कोई दिक्कत तो नहीं होगी, क्योंकि जिस नाम से उस युग का नामकरण किया गया वे ही उस युग में सर्वप्रसिद्ध या श्रेष्ठ रचनाकार या नाटककार थे। उसके पश्चात तीसरा जो युग आता है प्रसादोत्तर युग, और इसकी शुरुआत होती है 1950 के उपरांत। 1950 के बाद जो किया गया था नाटक विधा में लेखन की, उसे जो है हम 1950 के बाद का प्रसादोत्तर युग या प्रसादोत्तर हिंदी नाटक युग करके हम लोग अभिहित करते हैं।
तो अब देखिए इसमें किस प्रकार से बदलाव आए। भारतीय युग में भारत परतंत्र था। प्रसाद युग में नाटक विधा के माध्यम से हम उसके युवावस्था की ओर बढ़ रहे थे, प्रौढ़त्व की ओर बढ़ रहे थे। अब प्रसादोत्तर युग में यानी प्रसाद के उपरांत या प्रसाद के पश्चात जो है जो रचनाएं लिखी गई, उस समय की जो समय सीमा है वो अलग है, क्योंकि तब जो है भारत स्वतंत्र हो चुका था, परतंत्र नहीं था। अंग्रेजों के चंगुल से वो अभी मुक्त हुआ था। नई चेतना जो है लोगों में जाग चुकी थी, क्योंकि लोग कहते थे कि जब हमें स्वतंत्रता प्राप्त होगी हमारे पूरी की पूरी समस्याएं जो है हल हो जाएंगी, एक ही झटके में हल हो जाएंगी। न तो वे पहले हुए हैं और ना तो अब हुए हैं। लेकिन लोग जो है ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, आशावादी होने के कारण जो है लोगों में यह चेतना जगी थी कि मतलब अब जो है हमारा कुछ भला होगा। सर्वत्र स्वार्थ, छल कपट, भ्रष्टाचार, अवसरवादिता की बोलबाला दिखने लगा। देखिए नई चेतना भी जगी थी, देश स्वतंत्र भी हुआ था, लोगों को लग रहा था कि मतलब अब जो है हमारी समस्याओं का समाधान होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। सर्वत्र स्वार्थ बिछा हुआ था, छल कपट मौजूद था समाज में, भ्रष्टाचार। हम जो मतलब 2017 हो या 18-19 जो भी हो, हम कहते हैं कि भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है। हाँ, उसकी मात्रा जो है थोड़ी सी कम ज़्यादा रही होगी, लेकिन उसका प्रचलन 1950 से पहले भी था। उसका स्वरूप बदल गया होगा, उसकी मात्राएं बदल गई होंगी, कम ज़्यादा ये परिणाम बदल गए होंगे, लेकिन ये बात याद रखिएगा कि ये जो छल कपट वगैरह है वो पहले भी थे, आज भी थे। बदला केवल उसके टूल्स, उसकी पद्धतियां बदल गई हैं, कुछ नहीं बदला। तो युवा पीढ़ी बेरोजगार से तंग आने लगी, इन सभी से आपराधिक प्रवृत्तियों को जन्म दिया। तो ये जितने भी मतलब समाज, आज हम कहते हैं कि एक शिक्षक होने के नाते हमारा परम कर्तव्य है कि छात्रों में मौलिक जो गुण होते हैं, नैतिक मूल्य जो होते हैं, उन मूल्यों को जागृत करना। ऐसा हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? ऐसा करने के बावजूद भी देश का जो भविष्य है वो किधर जा रहा है, हम इसकी ओर अगर ध्यान दें तो हमें पता चलेगा कि ये सारी जो चीज़ें हैं, भ्रष्टाचार हों या फिर स्वार्थ हों या फिर अवसरवादिता हो या शेख अपना अपना देख, जिसे हम कह सकते हैं हमारा काम हो गया मतलब छोड़ दीजिए दूसरों को, तो इन सभी से बेरोजगारी की संख्या बढ़ने लगी। और बेरोजगारी की संख्या बढ़ने से जो है लोग जो है आपराधिक प्रवृत्ति की ओर बढ़ने लगे। जैसे आज पढ़े लिखे युवा जो है गलत रास्ते को अपना रहे हैं जीवन जीने के लिए। तो ये सारी जो चीज़ें हैं पहले भी थी, आज भी हैं, शायद भविष्य में न हो तो अच्छा हो। तो ये सभी जो प्रवृत्तियां हैं ये साहित्य को, समाज को गढ़ने में, रचने में बहुत महत्वपूर्ण साबित होती हैं। समाज ऐसे नहीं परिवर्तित होता, और उस परिवर्तित हो रहे समाज को हम ऐसे उजागर नहीं करते। तो इन सारी चीज़ों का जो गढ़ है वह हमारा समाज है, और समाज में व्याप्त समस्याएं, उन्हीं समस्याओं को लेकर, उन्हीं समस्याओं से जो है हम उसको आगे बढ़ाते हैं। तो इस युग में, प्रसादोत्तर युग में जो है प्रमुख नाटककार के रूप में जो लोग आते हैं वे है विष्णु प्रभाकर, जगदीश चंद्र माथुर, कमल भारती। यहाँ पर महावीर भारती के बदले जो है यहाँ पर थोड़ा सा माफ़ी चाहता हूँ, भारती, लक्ष्मी नारायण लाल, राम कुमार वर्मा, मोहन राकेश, नरेश मेहता, सुरेंद्र वर्मा, रमेश बख्शी, मुद्रा राक्षस, नरेंद्र कोहली, शिव प्रसाद सिंह। तो ये सभी जो है इस काल में महत्वपूर्ण नाटककार माने जाते हैं प्रसादोत्तर युग में। तो ये ही क्यों, विष्णु प्रभाकर जो है आवारा मसीहा के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं, उसको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। तो मैं फिर से मतलब हो सकता है मैं अलग विधाओं जा रहा हूँ ऐसा आपको लगे, लेकिन लिंकअप करते हुए पढ़ने से जो है ज़्यादा से ज़्यादा हमें जानकारी मिल सकती है, ऐसी मेरी धारणा है। मैं ऐसा नहीं कि मतलब किसी दूसरे विषय में पहुंच रहा हूं, लेकिन मैं थोड़ा सा जानबूझकर आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हम जो है थोड़ा सा साइमल्टेनियसली दोनों विधाओं को लेकर यदि हम पढ़ते हैं तो हम उसको ठीक से देख सकते हैं। तो मुद्रा राक्षस,
रामकुमार वर्मा, मोहन राकेश, सुरेंद्र वर्मा, ये प्रसादोत्तर युग के महत्वपूर्ण नाटककार माने जाते हैं। रामकुमार वर्मा ने कई सारे नाटक लिखे हैं, साथ साथ सुरेंद्र वर्मा ने भी जो है महत्वपूर्ण नाटक लिखे हैं लोगों में जागृति लाने के लिए। मुद्रा राक्षस जो है हाल ही में जिनका निधन हुआ है, उन्होंने भी जो है कई ऐसे कालजयी कृतियाँ लिखी हैं। आलोचना के क्षेत्र में भी मुद्रा राक्षस जी का बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। नरेंद्र कोहली भी जो है महत्वपूर्ण नाटककार प्रसादोत्तर युग में यानी 1950 के बाद जिन्होंने नाटक विधाएं लिखी हैं उनमें ये आते हैं। उसके पश्चात हम आते हैं एकांकी में। एकांकी यानी लघु नाटक जो केवल एक अंक में, एक अंकी, यदि मैं फिर से विषयांतर हो रहा हूँ ऐसा लगे, एकांकी, एक अधिक अंक, एकांक। संधि विच्छेद समास में जब आप पढ़ेंगे तो इसकी जानकारी आपको मिल ही जाएगी। तो इसमें केवल एक ही विषय को लेकर जो नाटक लिखे जाते हैं उनको लघु नाटक या एकांकी कहा जाता है। सामान्यतः नाटकों में पर्दा गिरता है, दृश्य बदलते हैं। कई निर्देशक पर्दा गिराने उठाने की अपेक्षा लाइट बंद करके ही दृश्य बदलकर पुनः नाटक के अगले अंक दिखाते हैं। मतलब नाटक में कई अंक होते हैं। तो ये सब क्यों मैं विश्लेषण दे रहा हूँ, मतलब तो उसमें जो है एकांकी का अर्थ क्या है और नाटक का क्या है। नाटक में कई अंक होते हैं, अंक यानी डिजिट नहीं, पाठ, भाग, लेकिन एकांकी में अंक नहीं होते हैं। एक अंकी केवल एक ही उसमें अंक हो, एक ही उसका कोई विशेष बात हो, तो उसमें जो है हम ये दे सकते हैं कि यहाँ पर जो है एक बात याद रखनी है कि जो बातें यहाँ पर की जा रही हैं उसको हम थोड़ा सा सभी समग्र रूप में जब तक आप नहीं पढ़ेंगे तब तक विषय को थोड़े से हम ध्यान नहीं रख सकेंगे, ऐसा मेरा कहना है। इसलिए तो केवल एक अंक में जो लिखे गए हैं या फिर केवल जिस मान लीजिए जैसे हमने कहानी में देखा, और उपन्यास और कहानी को कैसे हमने डिफरेंट किया। कहानी में जहाँ केवल किसी व्यक्ति विशेष के प्रति या किसी व्यक्ति विशेष के केवल एक विषय पर प्रकाश डाला जाता है वह कहानी है। उस व्यक्ति के समग्र जीवन पर जब हम प्रकाश डालते हैं तो वह उपन्यास बन जाता है। उसी प्रकार किसी भी विषय को लेकर लिखे गए नाटक में केवल एक ही विषय को महत्वपूर्ण मानकर केवल एक विषय को ही जब हम लेते हैं तो तब जो है एकांकी कहलाती है, और जब समग्र रूप से हम देखते हैं तो तब जो है नाटक कहलाता है। जैसे 10वीं कक्षा में स्वराज्य की नींव एक पाठ है, वह एकांकी है। रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा लड़े गए कई सारे युद्ध हैं, उन सभी युद्धों का उसमें उल्लेख नहीं है। केवल झांसी को किस प्रकार से उन्होंने बचा कर रखा जनरल डायर की सेना से, जनरल रोज की सेना से, उसके अनुसार वह जो है एकांकी माना जाता है। इसलिए एकांकी में और नाटक में जो डिफरेंस है, मेन डिफरेंस है, उसको हमें याद रखना है। किंतु छोटे नाटक जिनमें 14 या 20 मिनट में ही एक ही अंक में कथ्य प्रस्तुत कर दिया जाता है, एकांकी नाटक कहे जाते हैं। यानी एकांकी मतलब केवल 14 से 20 मिनट में जिसका मंचन पूर्ण हो जाए, जो लघु कथाएं बोलते हैं, या फिर उसी प्रकार से लघु नाटक हम इसको कह सकते हैं। मतलब केवल एक ही अंक में, केवल छोटे से छोटे समय में, कम समय में जिसका हम मंचन करके या फिर जिसको पढ़ा जाए, वे एकांकी कहलाते हैं। एकांकी ने नाटक से भिन्न अपना स्वतंत्र स्वरूप प्रतिष्ठित कर लिया है। एकांकी बड़े नाटक की अपेक्षा छोटा अवश्य होता है, परंतु वह उसका संक्षिप्त रूप नहीं है। उसकी मतलब नाटक की अपेक्षा जो है छोटा अवश्य है दिखने में, उसके साइज में वो थोड़ा सा छोटा मोटा हो सकता है, लेकिन उसका संक्षिप्त रूप बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम लघु नाटक या एकांकी के माध्यम से भी लोगों में उतना ही प्रभाव जागृत कर सकते हैं जितना हम एक नाटक में कर सकते हैं। इसीलिए जो आंदोलन चले थे कहानियों में, कई सारे आंदोलन कहानियों में चले थे, उसमें जो लघु कहानियाँ हैं, जो छोटी कहानियाँ हैं, वो जैसे देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर, जो हम कहते हैं बिहारी को दोहे को, तो उस प्रकार के होते हैं। वो ज़रूर छोटे होंगे, लेकिन उसमें जो चेतना वाली जो बात है, वो चेतना की बात कतई कम नहीं होती है, चाहे उसके बड़े रूप में हो या छोटे रूप में।
इसलिए अपना स्वतंत्र रूप अब उन्होंने जो है अपना लिया है। आजकल कई सारे पाठ्यक्रमों में जो है इसका प्रचलन बढ़ गया है। तो कंटेंट पढ़ते समय कितने मतलब कक्षाओं में कौन कौन सी विधाओं का उन्होंने विशेषकर अध्ययन करने के लिए छात्रों को रखा गया है। लगभग 10वीं के कक्षाओं में जो है उन्होंने सभी बातों को इकट्ठा करके जो है छात्रों को जागृत करने का किया है। जैसे अब 10वीं कक्षा की बात करें तो कहानी है, एकांकी है, यात्रा वृत्तांत है, कविता है, उसमें जो है उन्होंने कोशिश किया था। हिंदी एकांकी की यदि हम बात करें तो किसी घटना या विषय को एक अंक में प्रस्तुत किया जाता है, उसे एकांकी कहते हैं। अब यहाँ पर बात आपको साफ होगी, किसी घटना या विषय को एक अंक में प्रस्तुत किया जाए, किसी घटना या विषय को केवल एक ही अंक में जब हम प्रस्तुत करते हैं तब हम उसे जो है एकांकी कहते हैं। मैंने आपको उसका संधि विच्छेद भी किया था, एकांकी, एक प्लस अंकी, मतलब जिसमें एक ही पार्ट बताया गया हो। किसी एक विषय पर भी जब हम विशेष अध्ययन कर रहे हो या फिर प्रकाश डाला जा रहा हो तब हम जो है उसे एकांकी कहते हैं। एक घूंट 1929, एक घूंट 1929 में प्रसाद के द्वारा लिखा गया यह पहले एकांकी मानी जाती है। नगेंद्र के अनुसार ये जो बात हम रख रहे हैं वह हिंदी साहित्य के जो आलोचक हैं, जो इतिहासकार हैं, वे नगेंद्र के अनुसार 1929 में लिखा गया एक घूंट नामक जो एकांकी है उसे हिंदी की पहली एकांकी मानी जाती है। देखिए यहाँ पर कई सारे प्रश्न बन सकते हैं। एक घूंट, इस रचना की विधा क्या है, पहला प्रश्न बन सकता है। एक घूंट प्रसाद के द्वारा किस वर्ष लिखा गया था, ऐसा भी प्रश्न बन सकता है। प्रसाद ने एक घूंट एकांकी किस वर्ष लिखा गया था, ऐसे भी बन सकता है। या फिर एक घूंट 1929 में लिखी यह रचना किसके द्वारा लिखी गई है, ऐसा भी लिख सकते हैं। या फिर 1929 में लिखी गई, प्रसाद के द्वारा लिखी गई एक घूंट नामक एकांकी को हिंदी की पहली एकांकी किसने मानी। देखिए एक ही मतलब केवल 2 सेंटेंस में जो है हम 3 से 4 प्रश्न बना रहे हैं। इसलिए हमेशा जो है प्रश्नों का स्वरूप हमारे मस्तिष्क में रखे, ध्यान में रखकर यदि हम पढ़ते हैं तो अवश्य लाभ हमको होगा, इसमें दो राय नहीं है। रेखाचित्र और संस्मरण, यह एक छोटा सा विषय है। जब शब्दों के माध्यम से किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को उभारा जाता है तब उस रचना को रेखाचित्र कहा जाता है। मतलब केवल शब्दों के माध्यम से जब हम किसी व्यक्ति के विशेष वर्णन करते हैं, उसके व्यक्तित्व का जब हम रेखांकन करते हैं तब उसे जो है रेखाचित्र कहा जाता है। तो इसी से मिलती जुलती जो है एक विधा है संस्मरण, जिसके लिए अंग्रेजी शब्द है मेमोयर्स, जिसे संस्मरण कहते हैं। संस्मरण विर्वात्मक होते हैं और रेखाचित्र रेखात्मक, इसमें इतिवृत्ति की प्रधानता नहीं होती है। महादेवी वर्मा के जो रेखाचित्र हैं वे है अतीत के चलचित्र, काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है इसको। स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार, ये सारे जो है महादेवी वर्मा के द्वारा लिखे गए रेखाचित्र हैं। चतुर्सेन शास्त्री ने भी जो है वातायन नाम से जो है रेखाचित्र लिखे हैं, लेकिन सबसे अधिक जो है वह महादेवी वर्मा के रेखाचित्रों की विशेष चर्चा की जाती है। रामवृक्ष बेनीपुरी ने गेहूं और गुलाब नाम से रेखाचित्र लिखा है। बनारसी दास चतुर्वेदी ने संस्मरण, रेखाचित्र, सेतुबंध, ऐसे कई विशेष उन्होंने बातें की है। आत्मकथा और जीवनी भी हमारे यहाँ पर दी गई है, उसकी चर्चा हो सकता है किसी अगली कड़ी में करें, लेकिन समय अभाव के कारण मैं यहीं पे उसको लेकर चलने की बात करता हूँ। तो आत्मकथा अपनी कथा, जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं को श्रृंखलाबद्ध विवरण स्वयं लिखते हैं तब उसे आत्मकथा कहें। आत्म यानी स्वयं, जब हम लिखते हैं तब उसको आत्मकथा कहते हैं, यानी खुद सेल्फ लिखना, अपने आप के बारे में जब लिखते हैं तो आत्मकथा कहलाता है। और बनारसी दास जैन के जो अर्ध कथानक, भारतेंदु के कुछ आप बीती कुछ जग बीती, नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मेरी कहानी, महात्मा गांधी ने सत्य के प्रयोग के नाम से जो है उनके आत्मकथाएं लिखी हैं। जीवनी क्या है, आत्मकथा और जीवनी में क्या अंतर है? आत्मकथा हम स्वयं लिखते हैं, जीवनी कोई दूसरा लिखता है। किसी महान व्यक्ति के जीवन का संपूर्ण विवरण क्रमबद्ध रूप से महत्वपूर्ण घटनाओं के माध्यम से जब कोई अन्य लेखक लिखें तब उसे जीवनी कहा जाता है। एक बात याद रखिएगा, जीवनी कोई दूसरा व्यक्ति या दूसरा रचनाकार लिखता है,
आत्मकथा स्वयं लिखता है। इस डिफरेंस को याद रखिएगा। आत्मकथा स्वयं के द्वारा लिखी जाती है, जीवनी किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा लिखा जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, बादशाह दर्पण, रामविलास शर्मा, निराला की साहित्य साधना, अमृत राय, ये काफ़ी प्रसिद्ध है। अमृत राय प्रेमचंद के बेटे हैं, उनके द्वारा लिखा गया यह एक महत्वपूर्ण जीवनी माना जाता है। विष्णु प्रभाकर, आवारा मसीहा। तो समय भाव के कारण यहाँ पर थोड़ी सी जल्दबाजी की गई है। आने वाले अगले अंक में हम एक नए विषय के साथ पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए शुभ आशीष।